सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो साथ साथ नोट करते रहना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर चूज करना है। सभी मेरे शेयर इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। बताएं, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको कंसीडर करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्डिंग? लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्स के रिगार्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है काचराई लैंड्स इन J&K आर प्राइमली यूज फॉर कम्युनल ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। Kaiwas in J&K are important for the cultivation of saffron. The Indian State of Forest Report ISFR 2023 provides data on forest cover, tree cover, mangroves, growing stock, carbon stock, and forest fires. India adopted a nine-fold land classification system formally in 1948 and has been using it since 1950-51. बताएं यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? काचराई लैंड्स इन J&K प्राइमली यूज की जाती है ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक के लिए। कैवास इन J&K आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ज़ैफ़रॉन। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, ये प्रोवाइड करती है डेटा ऑन फॉरेस्ट कवर पे, ट्री कवर पे, मैंग्रोव्स, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक और फॉरेस्ट फायर्स पे। इंडिया ने अडॉप्टेड किया था 9-fold लैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्मली 1948 में एंड हैज़ बीन यूजिंग इट सिंस 1950-51। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज करना है और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्या रहेगा? होमवर्क। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या होता है इन डिटेल बात करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड यूज क्लासिफिकेशन इसका मीनिंग क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लैंड यूज क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड। ये क्या रहता है? एक साइंटिफिक मेथड रहता है डिवाइडिंग करने का लैंड को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में। क्या करना होता है यहाँ पे? लैंड को डिवाइड करना होता है डिफरेंट कैटेगरीज में, और ये बेस्ड किस पे होता है? बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस, कि किस तरह से लैंड हमारे पास ह्यूमंस के द्वारा यूज़ की जाती है, कौन सी लैंड ह्यूमंस के द्वारा यूज़ की गई है। आर नेचर सच एज एग्रीकल्चर की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, सेटलमेंट्स की बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, या फिर बैरल लैंड की बात करें। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या देखा कि हमारे पास लैंड यूज क्लासिफिकेशन का मीनिंग है साइंटिफिक मेथड ऑफ डिवाइडिंग लैंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जब हम क्या कर देते हैं, लैंड को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, कि वो किस तरह से ह्यूमंस के द्वारा यूज की जाएगी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फॉरेस्ट के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, या फिर जो वाटर बॉडीज इसमें रहती हैं, या फिर बैरल लैंड कौन सी है, ठीक है ना, जो बंजर ज़मीन हमारे पास रहती है। तो यही हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है जब हम लैंड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सेटलमेंट, वाटर बॉडीज और बैरल लैंड की बिना पे। चलिए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि आपके सिलेबस में तो यही टॉपिक दिया गया है और हम हमेशा जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, इस वीडियो सेशन में हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में भी देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग क्या डेटा दिया गया है यहाँ पे लैंड यूज क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो बाद में एंड पे देखेंगे। अब देखिए, इस लैंड को क्लासीफाई कौन करता है? हु क्लासिफाइड लैंड्स? देखिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यही क्लासिफाई करेगा ना। ये यूजिंग करता है लैंड सेटलमेंट्स रिकॉर्ड्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में, यही क्या करेगा? यही क्लासिफाई करेगा लैंड को। ठीक है, लैंड सेटलमेंट के रिकॉर्ड्स को। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहता है यहाँ पे देखें। जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में,
जो क्लासिफिकेशन रहती है ये किस तरह से है इसकी, एक तो लैंड यूजेज, दूसरा ओनरशिप, तीसरा रेवेन्यू पोटेंशियल। लैंड यूजेज की बात करें तो हाउ द लैंड इज यूज्ड, कि कैसे जो लैंड यूज की गई है फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वाटर बॉडीज के लिए, शुरू में मैंने आपको बता दिया। अब यही में ओनरशिप का मीनिंग क्या है, ओनरशिप का मीनिंग है हु ओन्स द लैंड, कि इसका मालिक कौन है, प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, पब्लिक लैंड है। तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें तो हाउ मच रेवेन्यू द लैंड कैन जनरेट, कि कितना रेवेन्यू जो है कौन सी लैंड से हमें जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा है कौन क्लासीफाई करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। लैंड यूजेज की हम बात करते हैं, ओनरशिप किसके पास रहती है, ओवरऑल, ठीक। तो लैंड यूज क्लासिफिकेशन का मतलब ही है साइंटिफिक मेथड ऑफ डिवाइडिंग लैंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस, किस तरह से ये ह्यूमंस के द्वारा यूज की गई है, नेचर के द्वारा, जैसे एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट, सेटलमेंट, वाटर बॉडीज या फिर बैरन लैंड। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे क्या रहता है, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। देखें जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटेगरीज की, किसकी, टाइप ऑफ कैटेगरीज की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी लीगल कैटेगरीज रहती हैं। एक तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कैटेगरीज रहती हैं, दूसरी यूटिलिटेरियन यानी कि लैंड यूजेज कैटेगरीज रहती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लैंड को हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा यूटिलिटेरियन। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कैटेगरी की बात करें तो ये बेस रहती है लॉज पे, किस पे बेस रहती है, लॉज एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे। एग्जांपल रेवेन्यू लैंड, गवर्नमेंट लैंड जिसमें आ जाती है। इसके एग्जांपल क्या है, एक तो रेवेन्यू लैंड, दूसरा गवर्नमेंट लैंड। बॉडीज की बात करें तो जो हमारे पास रिवर, लेक्स वगैरह जो एरिया कवर करते हैं, और बैरन लैंड जो बंजर ज़मीन रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कैटेगरी बेस्ड होती हैं और दूसरा यूटिलिटेरियन यानी कि लैंड यूज़ कैटेगरीज पे बेस होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। हमने यहाँ तक क्या देखा, एक तो देखा लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन होता क्या है, दूसरा हमने देखा इसको क्लासीफाई कौन करता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहता है, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कौन सी रहती हैं। तो यहाँ तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पे लिखा गया है नोट। अब नोट क्या लिखा गया, देखे नोट लिखा गया है प्यारे दोस्तों, द फॉर्मल सिस्टम ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया बिगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फॉर्मल सिस्टम है किसका, लैंड यूज क्लासिफिकेशन का, ये इंडिया में कब शुरू हुआ, तो याद रखना आफ्टर इंडिपेंडेंस अराउंड 1950-1951 के आसपास। ये फैक्ट आप ज़रूर नोट कर लेना। इट वॉज क्रिएटेड टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, इसमें ये क्रिएट किया गया था किस लिए, कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जा सके, कैटेगराइज किया जा सके लैंड बेस्ड ऑन इट्स यूजेज पे, कि कौन सी लैंड का क्या यूज़ रहता है, ठीक है। इसकी बिना पे ए टेक्निकल कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स डेवलप द सिस्टम। तो याद रखना इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, और ये जो कमेटी थी ये सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा एट दैट टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ, तो अराउंड 1950 की अगर हम बात करते हैं 1951 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी थी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसने इस सारे सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया। और ये कमेटी सेटअप किसके द्वारा की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा की गई। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा सेटअप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा सेटअप किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लेना। अब जैसे हमने दो कैटेगरीज देखी, उसमें से आपको याद रखना है यूटिलिटेरियन यानी लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना। देखें आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए, अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स देख रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या रहती है जम्मू एंड कश्मीर की, जो 2023 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो जाएगी। लेकिन पहले देख लेते हैं कि यूटिलिटेरियन लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। नेट सोन एरिया एक फॉरेस्ट एरिया, लैंड बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड अंडर ट्रीज क्रॉप्स। ये हमारे पास किसकी कैटेगरी में आता है, यूटिलिटेरियन, ठीक है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसमें आपको याद रखना है नेट सोन एरिया जो लैंड एक्चुअली कल्टीवेट की जाती है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल जिस लैंड पे ना आप क्या करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेट सोन एरिया माना जाता है, यानी कि आप जहाँ पे बीज वगैरह बोते हैं,
ठीक है ना, गंदम के लिए, मक्की के लिए, जो भी रहता है। फॉरेस्ट लैंड कौन सी लैंड हो गई, जो लैंड ऑफिशियली डिक्लेयर की जाती है फॉरेस्ट के तौर पे बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, ऐसी लैंड जो ऑफिशियली डिक्लेयर की जाए फॉरेस्ट के तौर पे, किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वही फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। फिर हमारे पास दिया गया है फॉलो लैंड्स। आप ये देखें फॉलो लैंड्स क्या होता है, इसके बारे में आप नोट करेंगे, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सेशन टू रीस्टोर इट्स फर्टिलिटी नेचुरली। एक ऐसी लैंड जो क्या हो जाती है, जो लेफ्ट यानी बच जाती है अनकल्टिवेटेड, एक या एक से ज़्यादा सेशन के लिए रीस्टोर करने के लिए अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली, तो इसी को फॉलो लैंड कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रख लेना, क्या कहा जाता है, फॉलो लैंड। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट मे ग्रो नेचुरल वेजिटेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये मतलब यूज़ नहीं की जाती ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ ये रहती है कि ये ग्रो कर सकती है नेचुरल वेजिटेशन को ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये हेल्प करती है रिप्लेनिशिंग करने में सॉइल न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना कि फॉलो लैंड जो होती है ये एक ऐसी लैंड होती है जो लेफ्ट क्या बच जाती है, अनकल्टिवेटेड टेम्पोरेरली टू रिकवर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये अनकल्टिवेटेड रहती है। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे हमने बात करी बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, माउंटेन्स, रॉकी एरियाज, डेजर्ट्स आर लैंड अनसूटेबल फॉर फार्मिंग। ऐसी बंजर ज़मीन जहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिले, रॉकी एरिया हो, ठीक है, डेजर्ट लाइक लैंड देखने को मिले, जो लैंड अनसूटेबल हो फार्मिंग के लिए, यही हमारे पास बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड में आता है। इसमें कोई भी यहाँ पे क्रॉप्स या ट्रीज वगैरह नहीं उगाए जाते। लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ भी हमारे पास दिया गया है। जब हम बात करते हैं लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ की, तो आपको क्या याद रखना है, जैसे टाउन्स, रोड्स, रेलवेज एंड बिल्डिंग्स जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो ये हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में मानी जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर यहीं पे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, देखें ये कैसी लैंड्स होती हैं, ये ऐसे एरियाज़ होते हैं, आपको क्या याद रखना है, जो रिजर्व रहते हैं लाइव स्टॉक्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए। यहाँ पे आप शीप्स वगैरह को चराते हैं, ठीक है, बुफेलोज को, तो जहाँ पे आपके लाइव स्टॉक क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया रहता है ये परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स में गिना जाता है। फिर हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड की जब बात होती है, तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी लैंड होती है, लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड, जो कल्टिवेट तो की जाती है बट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। देखो मतलब कि आपने इसमें बीज को बोया 1 साल, लेकिन ये हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड के नाम से तभी ये जानी जाती है। लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड, कल्टिवेट तो की जा सकती है बट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। फिर यहीं पे हमने बात करी लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स के, कुछ लैंड्स जो हमारे पास अंडर ट्री क्रॉप्स भी रहती है, जिसमें ऑर्चिड्स आते हैं, जैसे एप्पल एंड वॉलनट कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये हमारे पास लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको यूटिलिटेरियन लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में समझ आई होगी कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटेरियन लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन, है ना, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाए, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहीं पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लीगल लैंड क्लासिफिकेशन के बारे में भी याद रखना है। इन शॉर्ट आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आबादी दे, ये क्या है, जो सेटलमेंट लैंड होती है ना, इसको क्या कहा जाता है, आबादी दे। लैंड यूज फॉर विलेज हाउसेस, जो लैंड विलेज हाउसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड ड्वेलिंग, जहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आबादी दे होते हैं। हम नहीं कहते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग घर वगैरह बनाते हैं, सेटलमेंट लैंड के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा बंजर, बंजर का मतलब क्या होता है, वेस्ट लैंड, ये भी उर्दू वर्ड है। तो बंजर ज़मीन नहीं होती जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती, कोई क्रॉप, कोई प्लांट्स वगैरह नहीं उगाए जाते, तो ये बंजर में आ जाता है। बंजर कदीम का मतलब क्या हुआ, जो पुरानी है, कदीम मतलब होता है एंशिएंट, ठीक है ना, जो पुरानी लैंड हो। लैंड दैट हैज़ बीन अनयूज, जो अनयूज हो मतलब इस्तेमाल में न हो, और अनकल्टिवेटेड गिनी जाए फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे से, तो ये बंजर कदीम के नाम से जानी जाती है। और बंजर जदीद का मतलब क्या है, जदीद का मतलब होता है नया, ठीक है, न्यू। जदीद का मतलब ही क्या होता है, न्यू, ठीक है। कदीम का मतलब क्या होता है, एंशिएंट। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। बंजर जदीद का मतलब है लैंड दैट हैज़ रिसेंटली बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब जो रिसेंटली अनकल्टिवेटेड कैटेगरी में गिनी जाए, ठीक है, जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड हो रिसेंटली, मतलब कुछ ही अरसा पहले।
तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर हमारे पास गैर मुमकिन लैंड आ जाता है। देखें, आपका एग्ज़ाम फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, और J&K में है, तो ये चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी तो ये स्लाइड मैंने यहाँ पे लाई है। हो सकता है आपको इस पे क्वेश्चन बन जाए, अगर ना भी पूछा गया लेकिन बाद में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। जैसे कि दिया गया है गैर मुमकिन। गैर मुमकिन का मतलब क्या है? अनकल्टिवेबल लैंड, जो अनकल्टिवेबल हो। लैंड दैट कैन नॉट बी फार्म, जो ना फार्म की जाए, जहाँ पे कोई भी मतलब कल्टीवेशन ना हो ड्यू टू नेचुरल फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये गैर मुमकिन लैंड होती है। मुमकिन नाला यानी स्ट्रीम्स आते हैं, गैर मुमकिन आबादी यानी सेटलमेंट भी होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी गैर मुमकिन का मतलब ही क्या है? अनकल्टिवेबल लैंड है। फिर हमारे पास दिया गया है शमलट। शमलट यानी कॉमन विलेज लैंड को कहा जाता है, ठीक है। लैंड यूज बाय द होल विलेज, जो लैंड पूरे विलेज के द्वारा यूज की जाए, पर्पसेस लाइक ग्रेजिंग के लिए, लाइव स्टॉक, अदर कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए। तो ये हमारे पास शमलट के नाम से जाना जाता है। टर्में आपके लिए न्यू होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्टेट लैंड का मतलब क्या है? स्टेट लैंड का मतलब है सरकारी जमीन। लैंड दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, ऐसी लैंड जो किसकी गिनी जाए? गवर्नमेंट की। एंड इज मैनेज बाय स्टेट अथॉरिटीज, और इसको मैनेज कौन करता है? स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। फिर यहीं पे फॉरेस्ट लैंड की बात करें तो लैंड अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसी लैंड जो किसके अंडर रहती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर रहती है। प्रोटेक्टेड किया जाता है ट्रीज को, वाइल्ड लाइफ को एंड इन्वायरमेंटल पर्पजेज को। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है कचराई लैंड। अब ये कौन सी लैंड है? जब हम बात करते हैं कचराई लैंड के बारे में, ये लैंड रिजर्व्ड होती है स्पेसिफिकली पास्चर्स एंड ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। जितने भी पास्चर्स या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो चरने वाले होते हैं, चरागाह जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है ना। मेडोज वगैरह आपने देखी होंगी ना, जहाँ पे घास वगैरह चराया जाता है भेड़ बकरियों को, ठीक है। तो कुछ ऐसी लैंड्स होती हैं जो रिजर्व्ड की जाती हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए। तो ये हमारे पास कचराई लैंड के नाम से जानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चकोटा क्या है? अगर हम बात करते हैं चकोटा के बारे में, ये एक रेवेन्यू टर्म है जिसमें रेफर किया जाता है। ए रेवेन्यू टर्म रेफरिंग टू डिमार्केटिंग लैंड पार्सल्स फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। तो एक ऐसी लैंड जो किसके लिए डिमार्केट की जाए? लैंड पार्सल फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, इसको कहा जाता है चकोटा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। और खसरा नंबर भी याद रख लेना। खसरा नंबर देखो, जो आप एनटी वाले हैं ना, एनटी वालों को भी ये चीज़ें याद रखनी है। खसरा नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो असाइन किया जाता है ईच लैंड पार्सल के लिए, हर एक लैंड पार्सल के लिए, फॉर रिकॉर्डिंग के लिए एंड ट्रैकिंग करने के लिए ओनरशिप को और उसके यूज़ को। तो यही हमारे पास खसरा नंबर होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल लैंड क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। आबादी दे, बंजर, गैर मुमकिन, ठीक है, शमलट, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कचराई लैंड, चकोटा, ये टर्में आप इसके बारे में ज़रूर नोट करेंगे। ये हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी, तो यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और टर्में भी आपको याद रखनी है, खास करके स्पेसिफिक लैंड कैटेगरीज के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में रहती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ऑर्चिड लैंड। ऑर्चिड लैंड कौन सी लैंड होती है? देखिए, लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, वॉलनट्स एंड चेरीज, जिसमें आप किसको ग्रो करते हो? एप्पल्स को, वॉलनट्स को एंड चेरीज को। स्पेशली ये कॉमन है कश्मीर वैली में, ठीक है ना, सिंपल है। हार्टिकल्चर लैंड कौन सी होती है? ठीक है, जो लैंड डेडिकेट की जाए सिर्फ फ्रूट कल्टीवेशन को, जिसमें फ्रूट वगैरह को उगाया जाता है, एंड अदर हाई वैल्यू प्लांट्स को दैट जनरेट गुड इनकम फॉर फार्मर्स, जिससे वॉलनट हो गया, एप्पल हो गए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हार्टिकल्चर लैंड में आ जाता है। फॉरेस्ट लैंड के बारे में हमने बात कर ली, लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अराउंड 20% ऑफ J&K इज फॉरेस्टेड एज ऑफ 2023। लैंड कवर जो ट्रीज और फॉरेस्ट के साथ हो तो ये फॉरेस्ट लैंड में गिनी जाती है, ठीक है। अराउंड लगभग 20% ऑफ J&K जो एरिया है ये फॉरेस्टेड एरिया है एज ऑफ 2023 की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अब बाद में देखेंगे कितने परसेंट कौन सी लैंड है, क्या है, ओवरऑल हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पे दिया गया है ड्राई बैरन लैंड, ठीक है। लैंड दैट इज अनफिट, जो लैंड क्या हो? अनफिट हो फार्मिंग के लिए, ड्यू टू रॉकी टर्न की वजह से, डेजर्ट या फिर हाई माउंटेन्स की वजह से, ठीक है ना। ये कॉमन है लद्दाख एंड अपर माउंटेन जोन्स में, इतना तो आपको भी पता है। फिर कांडी लैंड भी हमारे पास एक होती है। कांडी लैंड्स की बात करें तो ये ड्राई लैंड होती है जो पाई जाती है फुट हिल रीजन्स में विद लिमिटेड इरीगेशंस के साथ, और ये यूज़ की जाती है ड्राई फार्मिंग के लिए, यूज फॉर ड्राई फार्मिंग। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे हमारे पास इरीगेटेड लैंड है। लैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम कैनाल्स, जो लैंड रिसीव करे वाटर को कैनाल से, स्प्रिंग से या फिर अदर इरिगेशन मेथड से। मेनली हमारे पास वैली एरियाज़ में ये देखने को मिलती है।
सूटेबल रहती है क्रॉप्स वगैरह के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इरीगेटेड लैंड के बारे में, जिसमें पानी वगैरह लाया जाता है, ठीक है ना। वूलर वेटलैंड की बात करें, वेट एरिया सच एज वूलर लेक की बात करें, यूज़ किया जाता है फिशिंग के लिए एंड समटाइम्स एग्रीकल्चर नियर बाई। ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी एंड लोकल लिवलीहुड्स के। तो ये हमने कुछ स्पेसिफिक लैंड कैटेगरीज के बारे में बात करी है। अभी हम कैरीवास लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कैरीवास लैंड पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपको कोई परेशान नहीं होना है कि जब हम बात करते हैं कैरीवास लैंड ऑफ कश्मीर के बारे में, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। लोकल नेम हमारे पास ये वुदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वुदर, ठीक है, या वेदर्स इन कश्मीरी लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और JKAS में भी पूछा जा चुका है, सोच सकते हो आप। तो लोकल नेम इसका क्या है? वुदर, ठीक है। व्हाट आर कैरीवास? कैरीवास है क्या? फ्लैट टॉप्ड फर्टाइल माउंटेन्स प्लेट्यूज इन द कश्मीर वैली, स्पेशली इन द झेलम वैली। देखिए, जब हम बात करते हैं हाउ दे वर फॉर्म्ड, ये कैसे बनी, ठीक है ना। कैरीवास लैंड की जब हम बात करते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द आइस एज, याद रखना ये आइस एज के दौरान बनी। आइस एज कहा जाता है प्लेस्टोसिन एपक को, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। व्हेन कश्मीर वाज कवर्ड बाय ए बिग एंशिएंट लेक, तब कहा जाता है कि कश्मीर जो है ये कवर्ड किया गया था एक बिग एंशिएंट लेक के द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है रोल ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स, देखिए एक्टेड लाइक ए नेचुरल डैम ब्लॉकिंग वाटर। यहाँ पे जो पीर पंजाल माउंटेन्स है ना, इन्होंने यहाँ पे किसका एक्ट किया? इन्होंने एक्ट किया एक नेचुरल डैम के तौर पे। और इसकी वजह से हुआ क्या? यहाँ पे वाटर रुक गया होगा और इसकी वजह से यहाँ पे लेक क्रिएट हो गई। और बाद में क्या होता है, ये सूख जाती है और पीछे किस चीज़ को छोड़ देती है? कैरीवास को। किसको? कैरीवास को। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, ठीक है ना। व्हाट दे आर मेड ऑफ, यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है। देखिए, सॉइल लेयर्स ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड स्टोन्स डिपॉजिटेड बाय द एंशिएंट लेक। एंशिएंट लेक के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ होगा? सॉइल लेयर्स ऑफ क्ले की अगर हम बात करते हैं, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड स्टोन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए होंगे। तो यही हमारे पास इसकी कंपोजिशन देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मिंग के लिए? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। क्या है? फर्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये परफेक्ट है ग्रोइंग करने के लिए ज़ैफ़रान को। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। किस चीज़ को? ज़ैफ़रन की कल्टीवेशन के लिए, ज़ैफ़रन को ग्रो करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है। आलमंड्स और एप्पल्स के लिए भी सही रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ैफ़रान की कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हिस्ट्री एंड फॉसिल्स की बात करें, कैरीवास कंटेन्स फॉसिल्स एंड ओल्ड रिमेन्स, जिससे हमें क्लूज देखने को मिलते हैं अबाउट किसके बारे में? एंशिएंट ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। करंट प्रॉब्लम्स की बात करें तो बीइंग कट फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको काटा जा रहा है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है, रोड्स के लिए। तो जिससे क्या होगा, ये डैमेज करेगा फार्मिंग लैंड को और इफेक्ट करेगा लोकल पीपल को। तो ये चीज़ें आपको किसके बारे में याद रखनी है? कैरीवास लैंड ऑफ कश्मीर के बारे में। ये वुदर के नाम से जाना जाता है या फिर वुदर्स इन कश्मीरी लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? कश्मीरी लैंग्वेज में मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। और ज़ैफ़रान की कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? ज़ैफ़रान कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं, ज़ैफ़रान कल्टीवेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कैरीवास लैंड ऑफ कश्मीर के बारे में आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या? जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट जो 10 मार्क्स का आपका रहेगा। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की आपकी कवर हो जाएगी। जनरल साइंस 20 मार्क्स की आपकी कवर हो जाएगी। JNK GK एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी। जियोग्राफी 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी। कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा, प्लस सिविक्स पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसमें हम वही सभी क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। टेस्ट आपके फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला टेस्ट आपका 1 तारीख को रहेगा। आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो ओनली 499 रुपी फ़ी रखी है हमने, सिर्फ 499 रुपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम हर एक का टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाते। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैरीवास इन द कश्मीर वैली आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली ज़ैफ़रान कल्टीवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैरीवास इज आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है।
कैवास आर एलिवेटेड प्लेटूज कंपोज्ड ऑफ लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स. They are formed primarily from volcanic lava flows. They consist of sediments like sand, clay, silt. Their formation is linked to the drying up of a Pleistocene era. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली, सेकंड एंड फोर, ऑल ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, बी में क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है. कैवास आर एलिवेटेड प्लेटूज कंपोज्ड ऑफ लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट, ये भी सही है. और यहीं पे दे कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स लाइक सैंड, क्ले, सिल्ट, ये भी सही है. Their formation is linked to the drying up of a Pleistocene era lake in the valley. अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये भी सही है. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये वोल्केनिक इन ओरिजिन नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना था. आपने सही आंसर चूज़ किया होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है. अब यहाँ पे आपने कंसंट्रेट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखें. ISFR 2023 लैंड यूज पैटर्न क्लासिफिकेशन. ISFR क्या है देखें. अगर हम बात करते हैं ISFR के बारे में, इंडियन, नोट कर लेना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका फुल एब्रीविएशन है. 2023 का जो हमारे पास डेटा है लैंड यूज पैटर्न क्लासिफिकेशन का, वो हम डिस्कस करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग. जो लास्ट हमारे पास लेटेस्ट डेटा इसके बारे में देखने को मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सबसे पहला जो हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है फॉरेस्ट. ठीक है, दूसरा नेट एरिया जोन, तीसरा नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फोर्थ वन कल्चरेबल वेस्टलैंड, फिफ्थ वन परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, सिक्स नंबर पे करंट फलोज, सेवन्थ नंबर पे लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, और एट्थ नंबर पे फलो लैंड अदर देन करंट फलोज. देखिए आपको क्या याद रखना है, टोटल 8 कैटेगरी में इसको रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट में भी बताया था. ठीक है ना. तो सबसे पहले फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे ना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ इसको रखने की कोशिश की है. ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है. जब हम फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं, किसकी? फॉरेस्ट लैंड की, तो आपको इसके बारे में क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों. सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2,138,700 हेक्टर्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया गया है? हेक्टर्स. HA का मतलब है हेक्टर्स, यानी कि 2,138,700 हेक्टर्स की अगर हम बात करें, जिसमें 55.65%, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ये पूछा जा सकता है आपको, ये वाला आपको ना डेटा याद रखना पड़ेगा. 55.65% क्या है? लैंड कवर्ड है ट्रीज और फॉरेस्ट के साथ. ये चीज़ आपको याद रखनी है. कितनी? 55.65%. ये डेटा हो सकता है एग्जामिनर ना पूछे, लेकिन ये वाला ज़रूर पूछ सकता है. ठीक है, ये कौन सी लैंड है? जो कवर्ड है ट्रीज और फॉरेस्ट के साथ. इन डिटेल भी देखेंगे. अब यहीं पे ना नेट एरिया जोन, मतलब जिस एरिया में आपने ना बीज वगैरह बोते हो, जिसमें आप क्रॉप्स वगैरह उगाते हो. ठीक, तो ये कितना रहा? ये हमारे पास 732,000. ठीक है, 900 हेक्टर्स. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और ये टोटल हमारे पास 19.07% है टोटल, दूसरे नंबर पे. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नेट एरिया जोन कितना है, याद रख लेना 19.07%, यानी कि जो लैंड एक्चुअली यूज की जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए इस डेटा में. ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना है, 19.07%. अब तीसरा दिया गया है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है. तो इसमें कितना है आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है 523,000 हेक्टर्स. ठीक है, 523,000 हेक्टर्स, यानी कि 13.61%. जो तीसरे नंबर पे हमारे पास कितनी परसेंटेज है इसकी? 13.61% एरिया जो है नॉट अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि लैंड अनसूटेबल फॉर फार्मिंग. जो लैंड क्या है? अनसूटेबल है फार्मिंग के लिए, जिसमें माउंटेन्स, रॉक्स और डेजर्ट्स पाए जाते हैं. तीसरा चीज़ आपको ये याद रखना है. फोर्थ नंबर पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड. अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी लैंड हो गई? इसके बारे में पहले तो आप याद रखेंगे कितने हेक्टर्स. इसमें आपको याद रखना है 154,190 हेक्टर्स. ठीक है, 154,190 हेक्टर्स. और इसमें टोटल 4.01% याद रखना, इसकी परसेंटेज देखने को मिलती है नंबर पे. ठीक है ना, ये ऐसी लैंड है
दैट कैन बी कल्टिवेटेड, जो कल्टिवेटेड की जा सकती है, बट करंटली ये अनयूज्ड है, मतलब करंटली इसमें कोई भी फसलें वगैरह नहीं उगाई जाती। ये आपको समझ में होना चाहिए। फिर आ गया हमारे पास 5th नंबर पे परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको ये डेटा याद रखना है, कितने हेक्टर्स है, 106,000, ठीक है, 400 हेक्टर्स और लगभग 2.77%, ये डेटा आपको याद रखना है। कितनी परसेंटेज इसकी देखने को मिलती है, 2.77%, यानी कि जो लैंड रिजर्व रखी गई है लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए। किसके लिए, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना, यानी कैटल्स वगैरह के लिए, ठीक है ना, शीप्स बफेलोज जो भी आपकी आ जाती है इसमें। फिर यहाँ पे दिया गया है करंट फलोज। अब ये डेटा आपको क्या याद रखना है, हमारे पास 87,830 हेक्टर्स, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसकी परसेंटेज 2.28% देखने को मिलती है, ठीक है। और करंट फलोज का मतलब है लैंड लेफ्ट, जो लैंड बच जाती है अनकल्टिवेटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड के लिए, ऐसी लैंड जो शॉर्ट पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड बच जाए, इसी को हम करंट फलोज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर हमारे पास है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ऐसी लैंड जो किसके अंडर है, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स के अंडर है। इसका डेटा आपको याद रखना है 63, ठीक है, 1430 हेक्टर्स और लगभग 1.65% ये देखने को मिलती है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, यानी जिसमें ऑर्चर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बाग वगैरह आ जाते हैं, जिसमें एप्पल वगैरह की बात की जाए, वॉलनट जो भी है, एंड स्मॉल ग्रूव्स ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये परसेंटेज आपको याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, समझ आया होगा। अब फलो लैंड एंड अदर देन करंट फलोज क्या है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, 36,860 हेक्टर्स इसमें देखने को मिलता है और 0.96% इसकी परसेंटेज है। ये ऐसी लैंड है जो बच जाती है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड, जो लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पे अनकल्टिवेटेड रहती है। यहाँ पे हमने देखा था करंट फलोज जो शॉर्ट पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड रहती है, लेकिन ये जो लैंड है ये लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे पास अनकल्टिवेटेड रहती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फॉरेस्ट लैंड है जिसमें लैंड कवर्ड की जाती है ट्रीज और फॉरेस्ट के साथ, ये 55.65% देखने को मिलता है। इसी के साथ नेट एरिया जोन की बात करें 19.07%, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 13.61%, कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करें 4.01%, ठीक है, परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स 2.77%, करंट फलोज की बात करें 2.28%, लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स 1.65%, फलो लैंड अदर देन करंट फलोज 0.96%। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे आप इन डिटेल भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये डेटा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, परसेंटेज इसकी आप याद रखना 55.65%, क्लियर। देखिए फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, लैंड कवर्ड विद डेंस ट्रीज, जो लैंड कवर होती है डेंस ट्रीज के साथ, दरख्तों के साथ, श्रब्स के साथ एंड फॉरेस्ट प्लांट्स के साथ। तो यही तो हमारे पास फॉरेस्ट में आएगी। फॉरेस्ट जो होते हैं ये हमारे पास लाइक नेचर लंग्स का काम करते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है, दे गिव अस फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, प्रोवाइड करते हैं होम फॉर एनिमल्स, ठीक है ना, एग्जांपल्स जैसे जंगल विद टाइगर्स, टाइगर्स जंगल्स में रहते हैं ना फॉरेस्ट में, एलिफेंट्स एंड टीक ट्रीज। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं। तो फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है ना, ये चीज़ आप याद रख लेना, फॉरेस्ट लैंड एरिया J&K में 55.65% है, 55.65% सबसे टॉप पे। फिर यहीं पे नेट एरिया सोन, जिस एरिया में आप बीज वगैरह बोते हो, यानी कि आप फसलें वगैरह उगाते हो, तो ये लगभग कितना है, इसकी परसेंटेज है 19.07%। अभी पहले भी बता दिया आपको, लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी लैंड, नेट एरिया सोन किसको बोला जाता है, लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पे फसलों को उगाया जाता है, क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ फार्मलैंड, ये क्या है, एक फार्मलैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है फूड को लोगों के लिए, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जांपल फील्ड ऑफ राइस वीट, जिसमें हमारे पास राइस की फील्ड आ जाती है, खास करके वीट वगैरह आ जाता है। ये चीज़ें हम इस एरिया में उगाते हैं, किसमें, नेट एरिया जोन में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, 19.07% टोटल ये रहता है, सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। यहाँ तक समझ आया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है ना, जो ज़मीन हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ये कितने परसेंट है, 13.61%। कितनी, 13.61% इसकी परसेंटेज रहने वाली है।
ठीक है, ये PDF आप पेड सब्सक्रिप्शन में आराम से पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल के इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बारे में और बहुत सारे हम MCQs अभी लाएंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, लैंड टू हार्श और ड्राई, जो बहुत ही हार्श और ड्राई हो, टू ग्रो क्रॉप्स यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए। दीज लैंड्स कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज दे आर रॉकी, ये रॉकी टाइप की होती है, सैंडी या फिर बैरन टाइप की। बैरन क्या होता है, बंजर टाइप की, जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। बट दे में सपोर्ट फॉरेस्ट, ये सपोर्ट कर सकती है फॉरेस्ट को भी और ग्रेजिंग्स को भी। ठीक है, या माउंटेन्स वगैरह जैसे रहते हैं, डेजर्ट टाइप लैंड आ जाती है या बेयर हिल्स आ जाती हैं, तो ये नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन लैंड में आता है। तो 13.61% ये आप डेटा याद रख लेना। तो ये बात हो गई हमारे पास नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन लैंड के बारे में। ठीक है, फिर आ जाती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड 4th नंबर पे। 4.01% ये देखने को मिलती है इसकी परसेंटेज। लैंड दैट कुड बी फाउंड बट इज़ लेफ्ट अनयूज्ड, अभी ये क्या है हमारे पास, अनयूज्ड है, मतलब ये इस्तेमाल में नहीं है, तो यही हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आती है। दीज लैंड्स आर लाइक स्लीपिंग फार्म लैंड की तरह ये मानी जाती है। दे कैन ग्रो क्रॉप्स इफ़ इरीगेशन, अगर यहाँ पे इरीगेशन के हमारे पास सोर्सेज होंगे तभी यहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे जो भी इसके लिए केयर होगी वो ऐड की जाएगी, तभी ये हमारे पास कल्चरेबल मानी जाएगी, अदरवाइज वेस्ट लैंड ही ये चली जाती है। ये जो हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड है ना, ये आइडल होती है फील्ड्स के लिए, और इसमें सिर्फ पानी की नीड पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें आपको समझ आ गया होगा। लैंड दैट कुड बी फार्म्ड, मतलब कि ये फार्म की जा सकती है, बट इज़ लेफ्ट अनयूज, अनयूज क्यों रहती है, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी की बात करें अगर हम, ठीक है ना, ड्राई कंडीशन होंगी, मतलब पानी का सोर्स नहीं होगा, इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं होगा, तभी ये हमारे पास वेस्टलैंड में चली जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, इसकी परसेंटेज देखने को मिलती है 2.77%। लैंड रिजर्व फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, जो लैंड रिजर्व्ड रखी जाती है एनिमल्स के लिए कि वो ग्रेजिंग करेंगे, यहाँ पे ग्रेज करेंगे, ऐसी लैंड को हम किस में रखते हैं, परमानेंट पास्चर्स या फिर ग्रेजिंग लैंड में। दीज लैंड्स आर लाइक रेस्टोरेंट्स के तौर पर काम करती हैं, काउज के लिए, गोट्स के लिए, ठीक है ना, एंड शीप के लिए। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं ना, ये भी ऐसे ही रिजर्व रखी जाती हैं, याद रख लेना, रेस्टोरेंट के तौर पे गाय के लिए, गोट के लिए, शीप के लिए। दे प्रोवाइड ग्रास एंड फॉर्डर फॉर लाइफ स्टॉक, इससे इनको क्या मिलता है, ग्रास वगैरह मिलता है, फॉर्डर मिलता है लाइफ स्टॉक के लिए। और ग्रीन ग्रास लैंड जो होती है काऊ के लिए, हिली पास्चर्स फॉर गोट एंड शीप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ग्रीन ग्रास लैंड जो होता है ये हमारे पास गाय वगैरह के लिए रहता है, इसमें हिली पास्चर्स जो होती हैं गोट्स के लिए रहती हैं और शीप के लिए रहती हैं। तो परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड के बारे में भी आपको समझ आया होगा। 2.77% इसकी परसेंटेज देखने को हमें मिलती है, तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास दिया गया है करंट फॉलोज, 2.28% टोटल परसेंटेज इसकी देखने को मिलती है। ये कैसी लैंड होती है, जो लेफ्ट रहती है अनकल्टिवेटेड फॉर 1 से 5 ईयर्स तक, लगभग 1 से 5 साल तक जो अनकल्टिवेटेड हो, ठीक है ना। फार्मर्स लेट दिस लैंड रेस्ट टू रीगेन न्यूट्रेंट्स, ताकि मतलब ये जो लैंड है ये दोबारा से इसमें न्यूट्रेंट्स वगैरह आए, फर्टिलिटी आए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रख लेना, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। एग्जांपल है वीट फील्ड लेफ्ट एम्प्टी दिस ईयर टू गेट हेल्थी गेन, मतलब कि एक साल क्या करते हैं आप, वीट तो उगाते हैं पर दूसरे साल आप उसको छोड़ देते हैं ताकि जो सॉइल वगैरह है वो हेल्थी हो जाए, तो दोबारा से इस पर हम वीट वगैरह को ग्रो करेंगे। तो ये करंट फॉलोज रहता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 से 5 ईयर के बीच में ये टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, लगभग 1 साल तक रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2.28% इसका टोटल परसेंटेज देखने को मिलता है। फिर आ जाता है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, 1.65% ये देखने को मिलती है J&K में, ठीक है, कितनी, 1.65%। ऑर्चर्ड्स और प्लांटेशंस ऑफ फ्रूट जो रहते हैं इसमें आते हैं, नट और टिम्बर ट्रीज भी आ सकते हैं, खास तौर से फ्रूट्स वगैरह इसमें रहते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल वगैरह हो गए, वालनट वगैरह हो गए J&K में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1.65% ये रहती है। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग सीजनल क्रॉप्स, इसमें जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं इनको उगाने के बजाय दीज लैंड्स ग्रो ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स, जो हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं या वुड देते हैं, ठीक है ना। थिंक ऑफ इट एज ए ट्री फार्म, ये हमारे पास एक ट्री फार्म का ही काम करती है, ये चीज़ भी आप याद रख लेना। एप्पल, ऑर्चिड्स, आलमंड और वालनट प्लांटेशन खास तौर से इनमें देखने को मिलती है, तो ये चीज़ आप याद रखना, 1.65%, ठीक है, टोटल एरिया को ये कवर करती है J&K में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और साथ ही साथ फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलोज, 0.96% देखने को मिलती है, लास्ट सबसे कम। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर,
जो 5 साल से ज़्यादा यहाँ पे अनकल्टिवेटेड रहे, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी फसल वगैरह ना उगाई जाए 5 साल से ज़्यादा, तो ऐसी लैंड फलो लैंड अदर देन करंट फलोज में आती है। दीज लैंड्स आर स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि ये एक स्लीपिंग के तौर पे मानी जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। दे में नीड वाटर, इनको पानी की ज़रूरत होती है, साइल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग बिफोर दे कैन ग्रो क्रॉप्स अगेन, और इनको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, मतलब हल वगैरह चलाना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, इसको फर्टाइल करना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर क्रॉप्स को दोबारा से ग्रो किया जाए। एग्जाम्पल ओल्ड अबेंडनेड फॉर्म ड्राई पैच ऑफ लैंड लेफ्ट अनयूज फॉर ईयर्स। तो आप ये इतना याद रख लेना, 0.96% इसका टोटल परसेंटेज एरिया है, और साथ साथ ऐसी लैंड है जो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे अनकल्टिवेटेड रहती है, लगभग 5 साल से अब। तो इसमें ज़्यादा और कुछ आपको याद रखने की नीड नहीं है। होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फलो लैंड। फलो लैंड रेफर्स टू एग्रीकल्चर लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन्स। ठीक है, जो फलो लैंड है ये रेफर की जाती है ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो लेफ्ट रहती है अनकल्टिवेटेड एक या एक से ज़्यादा सीजन के लिए। मेन पर्पस जो रहता है इनका फॉलोइंग का इज़ टू अलाउ द सॉइल टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, के रीगेन करना है सॉइल को, अपनी फर्टिलिटी को एंड ऑर्गेनिक मैटर को। फलो लैंड इज परमानेंटली kept out of cultivation and cannot be used again for agriculture। जो फलो लैंड रहती है परमानेंटली जो होती है इसको kept out रखा जाता है कल्टीवेशन से, और ये दोबारा से यूज़ में नहीं लाई जाती। क्या ये सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल है, पहले दोनों सही है। ठीक है, पहले दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पे दिया गया ना kept out of cultivation and cannot be used again for agriculture, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बाद में रीयूज़ की जा सकती है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, तो इसीलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है फलो लैंड जो है ये हमारे पास अनकल्टिवेटेड रहती है फॉर 1 or more सीजन। इट हेल्प सॉइल रीगेन फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर। फलो लैंड इज टेम्पोरेरी, इट कैन बी कल्टिवेटेड अगेन। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब यहीं पे हमारे पास वाटर बॉडीज़ दी गई हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 में यहाँ पे सेंसस कंडक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए? वाटर बॉडीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है द गवर्नमेंट काउंटेड ऑल द लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे काउंट किए थे जितने भी लेक्स की बात की जाती है, पॉन्ड्स, टैंक्स की, या फिर जो रिजर्वायर्स रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर, देयर आर 9765 वाटर बॉडीज इन जे एंड के। जब यहाँ पे सेंसस किया गया था तो यहाँ पे लगभग 9765 वाटर बॉडीज़ देखने को मिली थी। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादातर पॉन्ड्स देखने को मिले थे, क्योंकि ये भी तो लैंड एरिया को कवर करती है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ देम, जैसे कि मैंने बोला, पॉन्ड्स देखने को मिले। अदर इंक्लूड्स टैंक्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स। ओनरशिप की बात करें तो सेंसस के द्वारा जो यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है, यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट ओन्स की बात करें तो लगभग 51.4% यहाँ पे देखने को मिली थी वाटर बॉडीज, जो किसके कंट्रोल में रहती है? गवर्नमेंट और पब्लिक के। और जो प्राइवेट लोगों के खाते में रहती है वो 48.6% यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये डेटा। यूजेज स्टेटस की बात करें लगभग 23.3%, यानी कि 2272 वाटर बॉडीज आर नॉट इन यूज़। रीज़न इसका क्या था? यानी कि ये ड्राइड अप हो चुके हैं या कुछ डैमेज्ड वाटर बॉडीज़ हैं जो आज के टाइम में देखने को मिलती है। तो 23.3%, ठीक है ना, यानी 2272 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो यूज़ में ही नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 99.2% आर इन रूरल एरियाज़, यानी विलेज में ये देखने को मिलती हैं, और ओनली ए टिनी पार्ट इन अर्बन एरियाज़। वाटर बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें आ क्या जाता है? जैसे रिवर्स झेलम, इंदस, चिनाब, तावी। लेक्स में हमारे पास वुलर लार्जेस्ट है, डल, नगीन, म्यूनिसिपल। अदर्स की बात करें तारसस, मारसस, गंगाबल, गडसर। तो ये वाटर बॉडीज़ हमारे पास टोटल अगर हम बात करते हैं तो सेंसस के द्वारा कितनी देखने को मिली? 9765 वाटर बॉडीज़। पब्लिक गवर्नमेंट जिनको ओन करती है वो 51.4%, और प्राइवेट पीपल जिसको ओन करते हैं 48.6% देखने को मिली थी। और 23.3% वाटर बॉडीज जो है वो यूज़ में ही नहीं, ठीक है।
तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 99.2% यहाँ पे रूरल एरियाज़ में देखने को मिली और ओनली 18% इन अर्बन एरियाज़। ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना कि J&K में वाटर बॉडीज़ के लिए सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 2023 में कंडक्ट किया गया था। इतना आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, तो ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। कुछ और की पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑफिशियल लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन इन इंडिया की जब बात करते हैं तो कब शुरू किया गया था, 1950s में। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। और रिकमेंडेड किया गया था ये लगभग 1948 में। ये शुरू में मैंने आपको बता दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले 1891 में। कब, 1891 में, 1891 में। ये फर्स्ट कंजर्वेटर इसके कौन थे, JC मैकडोनल्ड। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। इसके पहले कंजर्वेटर यहाँ पे JC मैकडोनल्ड थे। यहीं पे करीवार सॉइल के बारे में देखा था तो ये बेस्ट रहती है ज़ैफ़रॉन के लिए, आलमंड्स, एप्पल्स के लिए एंड अदर हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। और ये फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। फिर यहीं पे रोशनी एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए क्योंकि ये भी लैंड के रिलेटेड है। रोशनी एक्ट 2001 ये रेगुलराइज करता है इलीगल स्टेट लैंड ऑक्यूपेशन को टू रेज करने के लिए फंड्स फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि रोशनी एक्ट 2001 किसके बारे में है, ठीक है। और स्टेट ट्री जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना चिनार है। इसका बोटेनिकल नेम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या रहेगा अगर आपसे पूछा जाए, याद रखना प्लेटेनस ओरिएंटेलिस, ठीक है। तो ये हमारे पास चिनार का बोटेनिकल नेम है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑफिशियल लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन इंडिया में कब शुरू किया गया, 1950s में किया गया। रिकमेंडेड किया गया था 1948 में, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट J&K में कब इस्टेब्लिश किया गया, 1891 में। फर्स्ट कंजर्वेटर इसके कौन थे, JC मैकडोनल्ड, ठीक है। तो रिवर्स सॉइल जो है ये बेस्ट है ज़ैफ़रॉन के लिए, फर्टाइल अलुवियल सॉइल के तौर पे ये जानी जाती है। रोशनी एक्ट 2001 का क्या था, ये रेगुलराइज करता है इलीगल स्टेटस लैंड ऑक्यूपेशन को रेज करने के लिए फंड्स पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। और स्टेट ट्री जम्मू एंड कश्मीर का चिनार है जिसे आप याद रखना प्लेटेनस ओरिएंटेलिस के नाम से भी जानते हैं, ओके जी। यहीं पे थोड़ा सा आप जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के बारे में भी याद रख सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, ये रेगुलेट्स करता है, ठीक है, कॉमन विलेज लैंड्स को, रोड्स को एंड वाटर सोर्सेज को जम्मू एंड कश्मीर में। किसको रेगुलेट करता है, ठीक है, ये हमारे पास रेगुलेट्स करता था कॉमन विलेज लैंड्स को, रोड्स को और वाटर सोर्सेज को जम्मू एंड कश्मीर में। गिव्स विलेजर्स द राइट टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। और ये विलेजर्स को क्या देता है, राइट देता है कि वो यूज़ कर सकते थे कॉमन फैसिलिटीज़ को, लाइक ग्रेजिंग लैंड, पास, पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। न्यू ऑफिसर्स जो होते थे ये रिमूव कर सकते थे इनकरेजमेंट को, यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन फ्रॉम दीज लैंड्स, ठीक है। जो इलीगल ऑक्यूपेशन रहता था इन लैंड से तो रेवेन्यू ऑफिसर इनको रिमूव कर सकते थे। स्टेट और वेस्ट लैंड कैन बी गिवन फॉर विलेज एक्सपेंशन। और स्टेट या फिर जो वेस्ट लैंड होती है वो इस एक्ट के जरिए दी जा सकती थी विलेज एक्सपेंशन के लिए। लैंड कैन आल्सो बी असाइन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर देयर बेनिफिट। और इसमें जो लैंड रहती थी ये असाइन की जाती थी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इनके बेनिफिट्स के लिए। तो ये कुछ इन शॉर्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 जो है बारे में याद रख लेना। पब्लिक राइट्स टू कॉमन वर इस्टेब्लिश्ड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956। अब यहीं पे ना क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द 2023 डेटा, ठीक है ना, फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। हमारे पास फॉरेस्ट का टोटल एरिया कितना देखने को मिलता है, 45.65%, 50.0%, 55.65%, 60.65%। सिंपल है, 55.65% ऑलरेडी हमने पहले देख लिया था 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो अकाउंट करते हैं ये लगभग 55.65% यहाँ पे टोटल रिपोर्टिंग एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो सके तो, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।